अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मैड पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। यानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जो एटम्स या एलिमेंट्स से मिलके बनता है वो उसमें आ जाते हैं हमारे पास कार्बन और वाटर। वाटर में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो यस, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के एलिमेंट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन होता है। तो हमारे पास जो रेशो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो होता है 2:1, जो कि बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास वाटर के रेशो से। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे इधर कि हमारे पास ये फॉर्मूला है वाटर का H2O। हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके मुकाबले हाइड्रोजन जो होता है वो डबल होता है। देखो, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो है। यही सेम कहानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूलाज में भी होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले ली C6H12O6 की, कि हमारे पास ऑक्सीजन 6 होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन उसका डबल, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डबल कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन 12। और कार्बन भी हमारे पास सिमिलर होते हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन होते हैं जितने, तो हमारे पास बनेगा C6H12O6। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है C3 का जो डबल होता है 6H6O3। या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल ले लो C4H8O4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है कहानी होती है। हमारे पास इसका जर्नल फॉर्मूला अगर देख लें कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn। अब यहाँ पर n कोई भी जो है वो होल नंबर ले लो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 2 क्यों लगा है, H2n क्यों है? कि हमारे पास यहाँ पर जो भी होल नंबर आएगा वो डबल हो जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया था। अब हमारे पास इसके आयुर्वेदिक डेफिनेशन क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास इसमें बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे और हाइड्रोक्सी मीन्स OH वाले ग्रुप्स, यानी बहुत सारे OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। और दूसरा हम लोगों ने क्या बोले? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब हमारे पास इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? दरअसल C+O। ये हमारे पास जहाँ पर भी ये ग्रुप मौजूद होगा वो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स या कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें या तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक रेडिकल के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब वो रेडिकल कोई भी हो सकता है, CH3 ले लो या C2H5 ले लो या सो ऑन, जितने भी रेडिकल्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और कीटोन में ये होता है कि हमारे पास यहीं पे जहाँ पर यहाँ H था इधर R आ जाएगा, यानी हमारे पास इसमें 2 रेडिकल्स होते हैं, तो कीटोनिक ग्रुप। तो या तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि और क्या चीज़ हमारे पास बताई है, तो वो है सोर्स, कि हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं। तो प्लांट हमारे पास जो है वो सिंथेसाइज कर रहा होता है। बेसिकली हमारे पास जब प्लांट अपना खाना बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके, सनलाइट की मौजूदगी में जो हमारे पास खाना बना रहा होता है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, तो वो हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास यही चीज़ लिखी हुई है कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यही जो खाना बनाने का अमल है हमारे पास प्लांट्स का, वो यही है कि फोटोसिंथेसिस होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास अदर बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे पास इसी से ही ड्राइव होते हैं, यानी हमारे पास जितने प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए या कोई भी ग्रुप मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास वो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा ही। मतलब हमारे पास ये इसी से ड्राइव होते हैं। और हमारे पास इसका स्वीट टेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको सैकराइड बोलते हैं या तो शुगर्स बोलते हैं। इसीलिए इनकी क्लासिफिकेशन में भी हम लोग सैकराइड्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अबंडेंस एंड रोल,
यानी हमारे पास ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास ये ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हमारे पास ये पाए जाते हैं प्लांट के सेल वॉल में। प्लांट के सेल जो होते हैं उसके ऊपर एक लेयर की तरह, एक मेम्ब्रेन की तरह होती है जो वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है। दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि है सेलुलोज। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पेपर, जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें भी हमारे पास सेलुलोज से ही मिलके बनते हैं और हमारे पास ट्रीज से हमें हासिल होते हैं। दूसरा हमारे पास है स्टार्च, जो होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पाया जाता है कहाँ पे, ग्रेन्स में, ट्यूबर्स में, यानी हमारे जो अनाज वगैरह है और हमारे पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज और शुगर केन वगैरह है, तो उसमें पाया जाता है। अब रोल्स में देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल भी आ जाता है और फंक्शनल रोल भी आ जाता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो मेन एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही होती है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाती है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। नाउ मोनोसेक्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी ये एक ऐसा सिंगल यूनिट होता है जिसके मिलने से, जिसकी कंडेंसेशन होने से हमारे पास हमें पॉलीसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स मिल रहे होते हैं। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंगल शुगर यूनिट होता है। जर्नल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है कि हमारे पास ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता, एक यूनिट है तो हम उसको तोड़ तो नहीं सकते, हम लोग उसकी हाइड्रोलिसिस तो नहीं कर सकते कि हमने वाटर ऐड किया और बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दिया तो हमें कोई और नए यूनिट्स मिलेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट है वो खुद हमारे पास मोनोसेक्राइड से ही मिलके बन रहे हैं, तो वी कैन नॉट हाइड्रोलाइज इट। दूसरा हमारे पास ये स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में हल हो जाते हैं। इनका फॉर्मूला CnH2NON है और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास ग्लूकोज की, और ग्लूकोज का जो है वो हमारे पास C6H12 एंड O6 जो है वो फॉर्मूला होता है। नाउ क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास फर्दर मोनोसेक्राइड्स की भी। अब हमारे पास क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स मौजूद हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। सफिक्स में हमारे पास ओज आ जाता है, प्रीफिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आ जाता है। जैसे हमारे पास ट्राईओज, यानी हमारे पास ट्राई मतलब तीन कार्बन वाला होगा ये, और 3 का डबल 6 एंड ऑक्सीजन 3, तो ये होते हैं। और इसमें हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन वगैरह आ जाते हैं। फिर टेट्रोज यानी 4 कार्बन वाले, जिसमें एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज आ जाते हैं। पेंटोज होते हैं 5 कार्बन वाले, राइबोज और राइबुलोज आ जाते हैं। हेक्सोज होते हैं हमारे पास 6 कार्बन वाले, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये सारे आ जाते हैं। और हेप्टोज 7 कार्बन वाले, दैट इज ग्लूकोहेप्टुलोज। अब इनमें से जो हमारे पास मेन रोल रखते हैं, जो की रोल्स हैं, वो होते हैं हमारे पास, जैसे ट्राईओज हो गया, उसमें हमारे पास जो है हमारे पास जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, वो हमारे पास ड्यूरिंग जो है रेस्पिरेशन फॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही होती है हमारे पास, तो वो हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही हो रही होती है। तो उसके बीच में जो एक स्टेप आ रहा होता है उसमें ये ग्लूकोज से ही हमारे पास जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास पेंटोज, जो कि न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो हमारे पास DNA, RNA, इसमें जो होते हैं हमारे पास यही जो है वो जो राइबोज है वो मौजूद होता है, यानी पेंटोज वाले। दूसरे हमारे पास हेक्सोज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकली। इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं ना इम्पॉर्टेंट हेक्सोज, वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमें शुगर से मिल रहा होता है, शुगर केन से एंड हनी से, और हमारे पास जो फ्रक्टोज है वो फ्रूट शुगर से मिल रहा होता है मेनली। नाउ हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हेक्सोज हैं, तो वो हमारे पास फर्दर आ जाता है एल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस। अगर तो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा तो वो हमारे पास एल्डोहेक्सोसिस होंगे, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज आ जाते हैं। और अगर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो हमारे पास हो जाएंगे फ्रक्टोज, और हमारे पास सुब्रोज एंड पैसिकोज, ये कीटोहेक्सोसिस आ जाएंगे। ठीक है,
ग्लूकोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो 6 मेंबर्ड भी होते हैं और 5 मेंबर्ड भी होते हैं। ये हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास 6 मेंबर्ड है। अब 6 मेंबर का मतलब ये नहीं होता कि 6 के 6 कार्बन हमारे पास हैं तो वो हमारे पास सारे जो हैं वो रिंग में मौजूद होंगे। नहीं, एक ऑक्सीजन होता है, बाकी 5 हमारे पास कार्बन होते हैं, और जो एक बचा, जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें C6 है, यानी कार्बन 6 होंगे, तो जो छठा कार्बन होता है वो हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें भी हमारे पास एक निशानी होती है कि OH अगर हमारे पास नीचे होगा ना तो ये होगा हमारे पास अल्फा, और यही हमारे पास OH ऊपर आ जाए दैट इज मीन कि हमारे पास वो बीटा है। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया। इसको आप लोग जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओलिगोसैकेराइड को समझने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। देखो, ग्लूकोज है, मैनोज है और गैलेक्टोज है। ये तीनों ही हमारे पास जो हैं वो हमारे पास हेक्सोज हैं। ठीक है, 6 कार्बन वाले हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO होना तो समझ जाना कि ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ओके, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं ये देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम लोग मैनोज के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो बिल्कुल सिमिलर हमें दिखने को मिलेगा। एक जगह पे अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो कार्बन नंबर 2 पे है कि यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप है। तो ये हमारे पास एक जो है वो शिफ्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास हैं तो हेक्सोज, बट हमारे पास उसके नाम भी चेंज हो गए, फंक्शन भी चेंज हो गए। और ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास OH एक दूसरे के आमने सामने मिरर इमेजेस हैं। इसी तरीके से गैलेक्टोज को अगर कंपेयर करें तो इसका हमारे पास कार्बन नंबर 4 देखें, हर चीज़ हमारे पास सेम है, बट ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर H है और इधर देखें तो हमारे पास OH है। तो ये हमारे पास 4th कार्बन पे जो है वो शिफ्टिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोज है। इसके बाद है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास 2 से लेके 10 तक जो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड एक छोटा यूनिट होता है जिसको बहुत सारे मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होंगे, तो हमारे पास वो होंगे ओलिगोसैकेराइड्स। अब हमारे पास जो जो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं सिर्फ 2, तो वो हमारे पास डाइसैकेराइड कहलाते हैं। और अगर हमारे पास 3 से 10 तक हमारे पास मोनोसैकेराइड जुड़े हुए होंगे तो उनको हम लोग डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास हैं डाइसैकेराइड्स। इसके अलावा हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स में एक है कि ये लेस सॉल्युबल होते हैं और लेस जो होते हैं स्वीट होते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो हमारे पास मोनोसैकेराइड देते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड से ही मिलके बने हैं। दूसरा है हमारे पास डाइसैकेराइड, जो कि मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। तो ये हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनी हुई होती है और ये ज्वाइंट हुई होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ये चीज़ भी हमें पता है। और दूसरा हमारे पास ये फॉर्म्ड होती है बाय डिहाइड्रेशन, यानी हमारे पास वाटर की एडिशन होती है, वाटर की जो है वो रिमूवल होती है और उसके बाद जो है वो बॉन्ड बनता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन, यानी डिहाइड्रेशन या वाटर रिमूवल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। सुक्रोज में हमारे पास जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आ गया, यानी ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर हमारे पास सुक्रोज बना है। इसी तरीके से माल्टोज बना हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर, लैक्टोज ग्लूकोज और कैलेक्टोज से मिलकर बना। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास 5 मेंबर्ड भी होते हैं, इसमें 6 मेंबर भी आते हैं। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो हमारे पास होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन शुगर होते हैं बेसिकली। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन नंबर 1 होता है,
यानी जिसमें हमारे पास OH ग्रुप सबसे करीब होता है, हम लोग वहां से काउंटिंग करते हैं कार्बन की। तो यहाँ पे जो है ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और यहाँ पे ये छठा जो है वो 6 है। अब इसका OH ग्रुप, एक दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, इसका ये हमारे पास ये 4th है, क्योंकि इसकी भी काउंटिंग सेम होगी। ये 4th है और ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। और 1,4 हमारे पास लिंकेज हो रही है बेसिकली यहाँ पे इसका OH और हमारे पास इसका हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, जहां से हमारे पास एक लिंक ज्वाइन हो रहा होगा, कोवेलेंट लिंकेज विच इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,4 से। तो ये हमारे पास माल्टोज बन गया 2 ग्लूकोज के जुड़ने से। अब हमारे पास रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो और जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस यानी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रही हो। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें माल्टोज, लैक्टोज है। नॉन रिड्यूसिंग में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो होती है सुक्रोज ही होती है। और ये हमारे पास इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं होते, कैन नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस नहीं करती। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास ये है एक रिड्यूसिंग शुगर। इसका पता कैसे लगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो कॉर्नर कार्बन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ये COH है। यानी हमारे पास जहाँ पर भी COH होगा मीन्स ये हमारे पास थोड़े अनस्टेबल होते हैं, और टू स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए खुद को ये हमारे पास किसी और के साथ रिएक्शन कर लेंगे, बहुत इजीली जो है वो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर हम लोग ये देखें सुक्रोज, जो कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये 5 कार्बन वाले होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो कार्बन है, अगर हम लोग एंड वाला कार्बन देखें तो यहाँ पे CHO नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे पास आगे जाके कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। सबसे इजीली जो समझाने का तरीका वो यही है। वैसे अगर हम लोग इसका टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट या टोलेंट टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा ये रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो उस सॉल्यूशन में जब हम लोग अपना जो है वो ये डालते हैं शुगर हमारी, तो अगर वो रिड्यूस हो गया सॉल्यूशन तो हमारे पास पता चल जाएगा कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर वो रिड्यूस नहीं कर पाया तो हमें पता चल जाएगा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो फेलिंग टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स। देखो हमारे पास क्या होता है कि इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स देखें तो प्लांट में हमारे पास होती है सुक्रोज। प्लांट ट्रांसपोर्ट शुगर्स इन नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म सुक्रोज की फॉर्म में हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो सोर्स है हमारे पास लीव्स समझ लो सोर्स, वहां पर हमारे पास सुक्रोज बन रहा है। अब वो हमारे पास आगे जाएगा फ्रूट्स की तरफ और जो वो फ्रूट्स हैं वो हमारे पास होंगे सिंक। अब वहां पर वो जाके स्टोर होगा। अब हमारे पास जो बीच वाला प्रोसेस है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है लीव से फ्रूट तक जाने की, तो उसके बिटवीन कोई भी हमारे पास सुक्रोज जो है वो रिएक्शन नहीं करता, इंटरमीडिएट कहीं किसी को भी रिड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा है कि हमारे पास ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और प्रिवेंट अनवांटेड रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कोई भी अनवांटेड रिएक्शन नहीं होगा और इजीली हमारे पास फ्रूट तक जो है वो पहुंच जाता है हमारी शुगर। यही था हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1। एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।